If you want to score confidently in chemistry, metals and non-metals, chapter number 3 of grade 10 is must revise chapter. I am Amrita. Let's make this chapter easy and exam ready within 15 minutes. Last minute board revision, chapter number 3, metal and non-metal starts now. Before starting this chapter, let me ask you a very simple question. Why it is important in the boards? Why? क्यों भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर? इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईएस्ट वेटेज रखता है। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एवरी ईयर, इसमें से विदाउट फेल क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें किस किस नंबर के चैप्टर क्वेश्चंस आ सकते हैं? 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के। केस बेस्ड स्टडी भी इसी चैप्टर से आ सकती है। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ओवरलैप विद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस। हमारे डे टू डे लाइफ में कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इसी चैप्टर से पता चलते हैं। इसके थ्रू हमें मार्क वेटेज भी काफ़ी मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 नंबर का आसपास इसमें हमेशा पूछा जाता है। तो डू नॉट स्किप इट एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेटली इसको रिवाइज कीजिए मेरे साथ। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है, इनको बहुत अच्छे से समझ के रखा हुआ है, सीख के रखा हुआ है। सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्विकली कम टू द our portion only which we are going to cover for the board examination. So first thing is physical properties of metal. Metals कैसी होती हैं, फिजिकली देखने में आपको कैसी समझ में आती हैं? So metals are luster, malleable, ductile. They are good conductor of heat and electricity and sonorous aluminum and copper iron are the example. Sonorous मतलब उनमें specific kind of sound produce होता है. Aluminum is the best example. Copper iron are the example. Second things, non metals. Non metals क्या होते हैं बच्चों? वो थोड़े से डल होते हैं, मेटल्स की तरह चमकते नहीं है, ब्रिटल होते हैं, मेटल्स की तरह हार्ड नहीं होते, एज वेल एज पुअर कंडक्टर होते हैं, मेटल की तरह गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। सो मेटल्स में, नॉन मेटल्स में कौन कौन से आते हैं? कार्बन आता है, सल्फर आता है। दीज आर द एग्जाम्पल बाय विच वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द नॉन मेटल्स। फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस भी एक तरीके का नॉन मेटल ही होता है, इसके थ्रू कंडक्शन नहीं होता। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। नाउ यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। कौन कौन है एक्सेप्शन? इन एक्सेप्शंस को आपको हमेशा याद रखना होगा और एग्जाम के लिए तो 100% याद रखना होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मरकरी का। मरकरी एक तरीके की लिक्विड मेटल है। जैसे हमें पता है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, तो आपको बाकी सारे मेटल्स तो आप याद कर लोगे, मगर लिक्विड मेटल कौन सी है, वो कौन सी है, ये भी आपको याद रखना होगा, विच इज मरकरी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज अ नॉन मेटल। ऑल राइट, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि 3 और 5 मार्क की लगभग आती ही आती हैं इस चैप्टर में से, गारंटेड है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पता करना बच्चों। मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज 3 तरीके की होती हैं। रिएक्शन नंबर विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद सॉल्ट, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन बर्निंग वाला एक्सपेरिमेंट भी आपने केमिस्ट्री लैबोरेटरी में किया होगा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। And this example was given in the previous chapter number 2 also. That is why I am keep on telling this thing in that last chapter also when I was doing revision. I told you guys कि ये example बहुत important है। Magnesium burns or magnesium is involved in the combustion reaction in producing magnesium oxide. You can reread this chemical reaction. 2 Mg plus O2 is giving you MgO, which is a basic oxide which burns with a bright flame, white flame. Aluminium react with oxygen giving you amphoteric oxide. Iron is reaction with oxygen is giving you basic oxide, which is causes a rusting. So these are the example where you can see all metals are reacting with oxygen. Now next reaction what we will cover, all the metals reaction with the water. Now sodium का अगर आप, sodium is a metal, calcium is a metal, iron is a metal. मैंने हर केमिकल, हर मेटल की 3 एग्जाम्पल सेट किए हैं फॉर आपके लिए रिवीजन के लिए, और जो एग्जाम्पल मैंने सेट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फ्रीक्वेंटली इन्हीं एग्जाम्पल में से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दीज एग्जाम्पल्स। सोडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर एंड प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दिस केमिकल रिएक्शन इज वेरी विग्रस। क्यों? क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जब ये इतना हाईली रिएक्टिव मेटल है इसलिए इसकी जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज करती है। आई एम अंडरस्टैंडेबल। सेकेंड,
कैल्शियम, कैल्शियम के साथ जब आप पानी मिक्स करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था हाइड्रोजन गैस किस साउंड से थ्रू निकलती है, एक पॉपअप साउंड रिलीज होता है। इस तरीके की केमिकल रिएक्शन एक मॉडरेट केमिकल रिएक्शन होती है, सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की इन दिस वे। एंड आयरन, द थर्ड एग्जांपल विच वी हैव टेकन, आयरन रिएक्टिंग विद स्टीम, क्योंकि आयरन के ऊपर सिंपल पानी डालोगे, गर्म पानी डालोगे, कुछ नहीं होगा। आयरन के ऊपर किसका इम्पैक्ट केवल होता है, भाप का, स्टीम का, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर हाईएस्ट रहता है। एंड देन इट कन्वर्ट इनटू Fe3O4. दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन एंड इट ओनली रिएक्ट विद द स्टीम ओनली. नाउ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल, यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड. देयर आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेटल्स जो कि बहुत वायलेंटली होती हैं. बोथ द मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव. विच वन दे आर? द फर्स्ट वन, व्हाट दे आर? सोडियम एंड पोटेशियम, Na and K. They react violently. Second, magnesium react with hot water. And third, copper, silver do not react with water. You need to keep this in your mind. Alright, rest of the other metals react similarly as we have learned. Afterward, we will go towards रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. एनी एसिड, कोई भी एसिड. हमने एसिड कौन कौन से सीखे हैं, पहले ही चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड. अब यही सारे जो एसिड्स हैं वो रिपीट होने वाले हैं. तो आपको जो पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो बैक एंड वॉच द चैप्टर सो दैट आपको वहां पे भी रिवीजन करने का मौका मिलेगा. एंड देन दैट नॉलेज यू विल इम्प्लीमेंट इट ओवर हियर. ऑलराइट, नाउ हाइड्रोजन गैस टेस्ट इसके अंदर बहुत कॉमन एग्जांपल है जो कि बोर्ड्स में पूछा जाता है. What exactly it is? Now look into this. Zinc is a metal, agree. Iron is a metal, agree. Magnesium is a metal, agree. Now these metals react with the acid, any acid. Hydrochloric acid I have taken because it is the simplest acid. When you will do calculation, when you do balancing, it will be easier for you. As I think, as I assume, because its chemical formula is HCl. इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? HCl, जो कि सबसे छोटा होता है, इसलिए इसको बैलेंस करना भी आसान होता है. नाउ जिंक इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा. क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा. हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होगा. पहले चैप्टर में पढ़ के आए. आयरन के साथ यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर से डालेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा. कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी. क्या बनेगा? फेरस सॉल्ट बनेगा. मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी. सेम केमिकल reaction you can observe, we have learnt it in the previous chapter also, but they are very very important in terms of metals reacting with acid over here. ठीक है. नाउ इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी पूछा जा सकता है. मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एज दे आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स. ऑलराइट, नाउ सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड इज टॉकिंग अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट. सारी मेटल्स, क्योंकि इस चैप्टर में हमें मेटल और नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, तो सारी मेटल ने सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्शन किया. नाउ ये सारी मेटल अब सेकंड पार्ट में किस चीज के साथ रिएक्शन करने वाली है बच्चों? सॉल्ट के साथ रिएक्शन करने वाली है. जब भी कोई मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करती है तब आपको क्या याद रखना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है. अगर याद नहीं है तो प्लीज वापस जाओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उनको पढ़ो और फिर यहाँ पर आओ, आपको बहुत जल्दी से समझ में आने वाला है. बोथ द चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, दैट इज वाई रिविजन इज इंपॉर्टेंट. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, क्या हमने सीखा था? हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके पोजीशन से हटाकर खुद आकर सेट हो जाती थी. यू कैन सी इन द एग्जांपल. नाउ जिंक react with copper sulfate. When it is reacting with copper sulfate, zinc is highly reactive than copper. Agree? Now it will replace its position and it will set in its position. Zinc plus CuSO4 will become ZnSO4 plus Cu. Well clear? Now zinc is more reactive metal, that is why it is able to replace the position of copper from copper sulfate. आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है. ओवर हियर सेकंड वाला एग्जांपल में हम देखें, आयरन जो कि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रही है. यहाँ पर आयरन जो है वो रिएक्टिव मेटल है, सेम काम वो भी करेगी. कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा फेंकेगी और खुद आकर जाकर उसके साथ जुड़ जाएगी और बन जाएगा FeSO4 और कॉपर बाहर आ जाएगा. कलर चेंज विल, हम कलर चेंज होगा तो हम समझ जाएंगे ऐसा ही कुछ गड़बड़ हुआ है. थर्ड केस में देखो ना, कॉपर जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगी, क्योंकि कॉपर जो है आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, इसलिए जब कॉपर को आयरन सल्फेट के ऊपर डालोगे आप तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है. सो मोर रिएक्टिव मेटल विल ऑलवेज रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, बट लेस रिएक्टिव मेटल विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस द हाईली रिएक्टिव मेटल. डू यू एग्री विद दिस? यस. सिंपल एग्जाम्पल है. नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट. हमने पहला पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ व्हाट? विथ
reaction of metal with acid, reaction of acid with salt. Now we are going to learn reaction of metals with carbonate, reaction of acid with metal carbonate. ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट. अब हमने पहले वाले चैप्टर के रिवीजन में भी किया था. जब भी हम मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक गैस आना चाहिए. विच गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट. नाउ इस कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है. कैसे पूछा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट सबसे सिंपल एग्जाम्पल है जिसको अपन जानते हैं मार्बल चिप्स के नाम पे. कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल चिप. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इसमें पुट करोगे. कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. 2HCl will be used over here and this will replace its position and convert into calcium chloride CaCl2 plus water molecule and one carbon dioxide gas will come out which will turns lime water milky. This is an experiment. It's very important experiment and this chemical reaction is extremely important. Any kind of question can be asked from this chemical equation and 100% एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है. तो इस केमिकल इक्वेशन को बार बार अपने दिमाग में सेट कीजिए. CaCO3 2HCl will provide CaCl2 as a product, H2 as a product as well as CO2 as a product. This CO2 will turn the lime water milky. White color का दूधिया कलर का आपको टेस्ट ट्यूब देखने को मिलता है. Sodium carbonate, again you can see in this formula there is a CO3, definitely CO2 will come out. Sodium hydrogen carbonate also will behave the same manner. We have already learnt. So NaSCO3 plus HCl will give you NaCl plus H2O plus CO2. These chemical reaction we have learnt previously in the previous chapter in another form, but the same chemical reaction are applicable in this chapter also. So it is easier for you to understand and recall both the chemical reaction together. सो आपको दो बार पढ़ने की या समझने की जरूरत नहीं है. एक बार आपने वहां पे पढ़ लिया आप यहाँ के लिए रेडी हो गए, या फिर आपने यहाँ पे पढ़ लिया वहां के लिए रेडी हो गए. अंडरस्टूड. नाउ माइंड एफर्वेलेंसेस विल कम आउट. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट के बारे में मैं बता रही थी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन डाइऑक्साइड को जब अपन लाइम वाटर में डालते हैं तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि लाइम वाटर क्या होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन लाइम वाटर बोलते हैं. नींबू का पानी नहीं है ये. हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप लाइम वाटर बोलते हो. ये वाली बात आपको ध्यान में रहना है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. और इसकी वजह से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है मिल्की अपीयरेंस देता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एग्जाम में 100% इसके ऊपर बेस कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अगर आपके दिमाग में सेट है, अगर आपको ये याद है, तो आप इसके बेस पर जो भी न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो 100% श्योरिटी के साथ सॉल्व करोगे. क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर जो टॉप रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको टॉप में रखा जाता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं नीचे रखा जाता है. अगर आपको उनकी पोजिशन पता है तो आप इजीली उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इजीली वर्क ऑन कर सकते हो. तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है. अब जैसे हमें पता है सोडियम पोटेशियम ये टॉप पे प्रेजेंट है, तो टॉप पे प्रेजेंट है, इनकी रिएक्टिविटी हाई है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव है. वाइल गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इनको नीचे रखा गया है. इसके लिए वन वर्ड एक छोटी सी लाइन मैंने बना के रखी है. अगर आपने अपनी पर्सनल लाइन बना के रखी हुई है याद करने के लिए तो दैट इज ग्रेट. और आपको लाइन की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा ही सीक्वेंस के थ्रू याद कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ग्रेट. बट अगर किसी को जरूरत है तो यू कैन रिमेंबर दिस वन लाइन सेंटेंस. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन लेजी हाउस, क्लेवर मैन सेल्स गोल्ड. तो अगर आप पी से देखेंगे तो पी मीन्स पोटेशियम, एस मीन्स सोडियम, सी मीन्स कैल्शियम, एम मीन्स मैग्नीशियम, ए मीन्स एल्यूमिनियम, जेड मीन्स जिंक, आई मीन्स आयरन, एल मीन्स लेड, एच मीन्स अपना हाइड्रोजन, C means again copper, M means mercury, S means silver and G means gold. इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी कोई नया सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं जो आपको आसानी से पढ़े, आप उस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं. एक बात याद रखो हमेशा बच्चों कि जो नीचे वाली एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम घर में हमारी ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव मेटल, दैट इज हम उनको वेयर करते हैं. प्लेटिनम भी बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट होती है, मेटल होती है, जिसकी वजह से हम उसको वेयर करते हैं क्योंकि वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती है, इजीली खराब नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है. अंडरस्टूड. और बाकी रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, इसलिए वो क्विकली रिएक्ट करते हैं. नाउ अब इन सारे एलिमेंट्स को निकालने की क्या प्रोसेस, ये नेचर में प्रेजेंट रहती हैं, नेचर में प्रेजेंट रहती हैं तो डेफिनेटली आप उनको एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही यूज करोगे डिफरेंट मल्टीपल काइंड ऑफ यूजेस में, राइट. सो देयर इज अ थिंग बाय विच वी कैन फाइंड इट आउट, हाउ वी कैन फाइंड इट आउट द एनी काइंड ऑफ केमिकल फ्रॉम द नेचर. Before that, this
थिंक इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। और से हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पता चलता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर किसी ओर से किसी भी ओर के कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हाईली रिएक्टिव मेटल इस तरीके से मिलेगा, लेस रिएक्टिव मीडियम रिएक्टिव मेटल यहाँ से मिलेगा, और लो रिएक्टिव मेटल्स इस तरीके से मिलेगा। इनकी प्रॉपर मेथडोलॉजी जिसको हमें डिटेल में इस चीज़ को समझाया गया इस चैप्टर में। आई एम गोइंग अहेड टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड इजीली रिवाइजेबल टू यू। enrichment of ores, enrichment of ores that means concentration of ore, किस तरीके से आप concentration of ores के थ्रू आप इजीली निकाल सकते हैं। पहले तो ये पता करना होगा कि आखिर ये ore क्या बना है, और क्या होता है। इट इज़ अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। अगर जैसे हमें कैल्शियम चाहिए, अगर हमको जिंक चाहिए, तो हम कहाँ से लेंगे, जिंक के ओर से लेंगे। सो जो मिनरल्स होते हैं उनमें से अगर हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करना होता है तो आप किस चीज़ में से एक्सट्रैक्ट करते हो, आप ओर में से एक्सट्रैक्ट करते हो। तो ओर इज बेसिकली क्या है, इट इज़ अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। वाई एनरिचमेंट इज नीडेड, क्यों जरूरी है भाई वहाँ पे। ओर कंटेन्स गैंग सैंड मड इम्प्योरिटीज, ओर के अंदर सब तरीके की इम्प्योरिटीज रहती हैं, सैंड रहती है, मड रहती है, इम्प्योरिटीज रहती हैं। अब रिमूवल ऑफ गैंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें से अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है कोई स्पेसिफिक मेटल, तो देयर आर टोटल 4 मेथड्स बाय विच यू कैन इजीली एक्सट्रैक्ट दिस मेथड। ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपने डेफिनेटली इसको रिवाइज किया होगा, नहीं हो गया होगा तो देयर आर टोटल 4 मेथड्स बाय विच यू कैन इनरिच योर ओर। नंबर 1 hand picking, number 2 hydraulic washing, number 3 froth flotation, number 4 magnetic separation. ये all 4 methods are given in detail in the textbook. Each method depend on the nature of ore or nature of impurity, which kind of ore you are taking it out, as well as how much impurities are present in that. So depend on that you will be picking any one method from which you can enrich your ore. एम आई क्लियर टू यू। इसमें से किसी एक मेथड का चॉइस अपन करते हैं और उनको अपन उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, वो सारी मेटल जो कि एक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, वो कौन कौन सी थी बच्चों, जो लो पोजीशन पे थी, वो कौन कौन सी थी, गोल्ड था, सिल्वर था, प्लेटिनम था, कॉपर था। ये रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे बॉटम में थी, डू यू रिमेंबर। अब ये इतनी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं कि इजीली किसी से रिएक्शन नहीं करती, इन्हें किसी और में से निकालना हमारे लिए चैलेंजिंग होगा, यस और नो। बट हाउ दे आर फाउंड इन द नेचर, दे फाउंड इन द फ्री स्टेट, दैट इज वाई दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग एनी सब्सटेंस इजीली विद द एटमॉस्फेयर, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। अब इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कौन सी मेथड पिक करना होगी, सिंपल हीटिंग और रोस्टिंग वी कैन पिक, we can found it is in a native state, so in the pure form we can find it out. No complex reactions are required for extracting these metals from the ores। किसको, गोल्ड को, सिल्वर को, प्लेटिनम को, कॉपर को इजीली अपन निकाल सकते हैं, इनके लिए कोई सिंपल मेथड अलग से मेथडोलॉजी नहीं लगती है। नाउ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल इन द मिडल एक्टिविटी ऑफ सीरीज, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में हैं, जैसे कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी मेटल्स हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में बच्चों याद है, आयरन हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, ये रिएक्टिव तो है बट बीच में है, ना तो हाईली रिएक्टिव है ना लेस रिएक्टिव है, मगर बीच में प्रेजेंट है। अब बीच में जो प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज को, उनको कैसे निकालेंगे, उनके लिए भी हमें ओर की जरूरत होगी, हाँ या ना। अब ओर की जरूरत होगी तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, रिमूवल ऑफ गैंग करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने रोस्टिंग सीखा था, कैल्सिनेशन सीखा था। रोस्टिंग क्या होती है यार, याद है, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी गिव हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम पापड़ को भी सेकते हैं तो हल्का हल्का रोस्टिंग करते हैं, राइट, विच इज यूज्ड फॉर द सल्फाइड और जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रोस्टिंग करेंगे हम एंड देन विल गेट जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फाइड ऑक्साइड। थर्ड नेक्स्ट प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। Calcination is a heating in the absence of air. Calcination is a process where we heat that substance in the absence of air used for carbonate ore। carbonate ore को निकालने के लिए हमें calcination की process use करना पड़ती है। ZnCO3 is giving you ZnO plus CO2। You will read this in detail in the textbook। Reduction of metal of oxide। Now हम मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन टू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड यूजिंग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड over here। Fe2O3 is reduced to Fe and carbon dioxide over here। And the last process is refining। Just mention pure metal obtained common method is electrolytic refining। सबसे लास्ट में हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना होती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आने वाली सभी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टोटल 5 तरीके की मेथड दी हुई है। नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकंड रोस्टिंग, थर्ड कैल्सिनेशन,
fourth reduction of metal from the oxide, and the fifth one is refining, which is electrolytic refining. अंडरस्टूड. नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, इसको भी फटाफट कवर अप कर लेते हैं. ऑलरेडी आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आपको क्विक रिवीजन की जरूरत है. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर आपने किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इस तरीके की मेथड के थ्रू हम कौन कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिंक को कर सकते हैं, निकल, सिल्वर, गोल्ड को भी कर सकते हैं. ठीक है. वाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज नीडेड, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे पास बाकी सारी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इजीली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए ये जरूरत इसलिए पड़ती है बेटा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट जो हमने मेटल निकाली है ओर से, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से निकाली है, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती हैं. अब जब तक उन इम्प्योरिटीज को कंप्लीटली नहीं निकाल दोगे तो वो मेटल आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है. तो फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इंडस्ट्रियल यूज हाई प्योरिटी इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, तभी जाकर आप उस मेटल का इस्तेमाल कर सकते हो. इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जरूरत होती है. अब इस पिक्चर को आप देखो, आपने ये पिक्चर डेफिनेटली अपनी टेक्स्ट बुक में देखा होगा. ये इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप दिया हुआ है. This diagram itself is very important diagram which is showing you anode and cathode, anion and cation, as well as a battery over here. This setup is from textbook only. So this is basically what, this is an arrangement of electrolytic refining. एक तरीके का electrolytic refining का arrangement दिया गया है. एनोड क्या होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पर इम्प्योर मेटल पहुँचती है, कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल टू द बैटरी. वाइल कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है. दिस स्टेप टू प्योर मेटल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल. लाइक अगर आपको कॉपर निकालना है तो आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही यूज करना पड़ेगा. तब कॉपर सल्फेट में से कॉपर कहाँ जाएगा, सल्फेट कहाँ जाएगा, ये उसके डिपेंड करता है कि कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वर्क कर रही है. तो इसको आप बोलेंगे स्टेप वाइज स्टेप में वर्किंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को डिटेल में दिया हुआ टेक्स्ट बुक में. मैंने इसको सिंपलर वे में, छोटे वे में कन्वर्ट करके रखा है. जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सबसे पहले इम्प्योर मेटल जो होती है वो एनोड पर डिजोल्व हो जाएगी. कहाँ पे हो जाएगी, एनोड पर. एनोड पर क्यों हो जाएगी, इम्प्योर मेटल एट एनोड डिजोल्व्स इनटू द सॉल्यूशन एज मेटल आयन. कॉपर विल कन्वर्ट इनटू कॉपर 2+ आयन. ये डिजोल्व हो गई, मतलब अपने से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया. नाउ ये 2 इलेक्ट्रॉन एट द कैथोड, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, Cu is giving you Cu2 plus 2 electron. Now metal ions gains electron, pure metals get deposited on cathode. Now these 2 copper 2+ ion will take these 2 electron and convert into Cu pure at cathode, right? Now impurities, insoluble impurities like settle at the bottom, which is called anode mud. जो भी impure system है वो एनोड के नीचे आकर इकट्ठे हो जाएंगे. यू कैन सी इनटू द पिक्चर, जो कि आपको यहाँ पर एक एनोड मड के रूप में नजर आएगा, मतलब गंदगी नीचे एनोड पर जाकर हो जाएगी. टू की पॉइंट फॉर लर्निंग दिस इज, एनोड इम्प्योर मेटल मिलाएगा, कैथोड पर प्योर मेटल आएगी. इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. जिस मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसी का आपको सॉल्ट यूज करना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज करोगे. प्योर मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, इम्प्योरिटीज फ्रॉम एनोड. अंडरस्टूड. इम्प्योरिटीज कहाँ जाएंगी, एनोड पर. प्योर मेटल कहाँ पर जाएगी, कैथोड पर. सो दिस इज द स्लाइड वर्जन ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, एंड योर आंसर कैन बी मॉडिफाइड इन दैट वे. क्विक शॉर्ट रिविजन के फॉर्म में हमने इस चीज को लर्न किया है. बट व्हेन यू विल राइट इन द एग्जामिनेशन, इफ इट इज आस्किंग in detail answer, you are going to write in detail answer. Each step should be mentioned in your examination. And this was the last thing which we have covered for your this chapter completion. Now I hope you understood all the concept of this chapter. Wish you all the best for this chapter. I think we have covered all the important things of this chapter, and all the best. Keep learning, keep focusing. Wishing you success in your exam. Please go ahead and watch my second video for the next revision. Thank you for watching.